हाय, आप सभी का जेपीएससी जेएसएससी लाइव में स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उनका डिस्कशन इस सेशन में हम लोग करेंगे व्याख्या के साथ। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। झारखंड सरकार पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2020-21 यानी साल भर में कितना टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 4 ऑप्शन है। ए 2.25 लाख टन से 2.5 लाख टन, बी 2.5 लाख टन से 3 लाख टन, सी 4 लाख टन से 5 लाख टन या फिर डी नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.25 लाख टन से 2.5 लाख टन तक मछली उत्पादन का लक्ष्य इस साल रखा गया है। यहाँ पे बता दें कि केंद्र सरकार ने मछली उत्पादन की योजना, जो कि नीली क्रांति के नाम से पहले जाना जाता था, उसका नाम बदलकर अब पीएम यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कर दिया गया है। 2020-21 से शुरू हुई यह योजना अगले 5 सालों तक चलाई जाएगी। इसके जरिए मछली पालकों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं झारखंड में भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करने की पहल हुई है और मछली उत्पादन का जो टारगेट है वो साल भर के भीतर 2.25 लाख टन से 2.5 लाख टन तक करने का रखा गया है। इसमें एसटी/एससी और महिलाओं को 60% अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 1.5 लाख परिवार मछली पालन से जुड़े हुए हैं और इनके जरिए ही इनका पालन पोषण हो रहा है। राज्य में वर्तमान में प्रति व्यक्ति 8 से 9 किलो तक की मछली की उपलब्धता है। वहीं अगर ये साल भर में जो लक्ष्य रखा गया है, जो टारगेट रखा गया है 2.25 लाख टन से 2.5 लाख टन का, अगर ये इस टारगेट को अचीव कर लेता है झारखंड, तो जो इसका प्रति व्यक्ति मछली उपलब्धता हो जाएगी वो 12 किलो हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो झारखंड राज्य जो टारगेट रखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील एवं पावर और वेदांता ने किस कंपनी से कोयला लेने का करार खत्म कर दिया है? 4 ऑप्शन है। ए इंडियन ऑयल, बी कोल इंडिया, सी इंडियन एचपी या फिर डी उपरोक्त सभी। तभी हाल ही में कोल इंडिया से जो है वो हिंडाल्को इंडस्ट्री, जिंदल स्टील एंड पावर तथा वेदांता, ये कंपनियां जो हैं वह कोल इंडिया से जो कोयले लेने का करार था वो खत्म कर दिए हैं। इसके पीछे का कारण ये बता रहे हैं कि क्वालिटी की कमी और ऊंची ट्रांसपोर्टेशन खर्च, यानी माल को लाने ले जाने में अधिक खर्चा आना और उत्तम क्वालिटी की कोयले न मिलने के कारण इन्होंने यह करार को ख़त्म किया है। जबकि इंडिया यानी कोल इंडिया का कहना है कि हाल के दिनों में कोयले की मांग में कमी आई है, इस कारण कंपनियां कम कीमत पर दूसरे कंपनियों से कोयला खरीद रही है। कोल इंडिया के बारे में बता दें, यह भारत सरकार की एक कंपनी है जो कि देश में जितने भी कोयला खनन होते हैं उसका कंट्रोल नियंत्रण कोल इंडिया के ही अंतर्गत होता है और इसी के थ्रू जितने भी कोयले का व्यापारी या फिर लेन देन या फिर बिक्री होता है वो कोल इंडिया के द्वारा ही होता है। अब रही बात राज्यों की, तो जिस राज्य से कोयला निकलता है उसे उसका टैक्स दिया जाता है, क्योंकि भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी कोल या फिर खनन क्षेत्र आते हैं वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार का भी इसमें हिस्सेदारी होता है जो कि टैक्स के रूप में उनको पे किया जाता है। तो जैसा कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो कोयला है
वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसके लिए झारखंड सरकार को कर दिया जाता है, यानी कोयले से इनको अधिक मात्रा में टैक्सेस मिलती है, जिससे कि इनकी आय का एक अहम स्रोत है। वर्तमान में कोल इंडिया की कोयला बिक्री में जो है वो 21% तक की गिरावट है इस साल देखी गई है। प्रश्न संख्या 3, राज्य की नई खेल नीति में खिलाड़ियों को शिक्षण संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो शिक्षण संस्थाओं में जो है वो खिलाड़ियों को 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हम सभी जानते हैं कि नौकरी में, यानी सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो नई खेल नीति के जरिए राज्य में स्पोर्ट एक्टिविटी को अधिक से अधिक प्रमोट करने की तैयारी है। हर ब्लॉक में सरकार एक प्लेग्राउंड तैयार करने को सोचा है और एक पोर्टल बनाएगा जिसके जरिए खिलाड़ियों का ब्यौरा रिकॉर्ड किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण संस्थाओं में 3% और सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण दिया जाता है। झारखंडी प्लेयर को राज्य स्तर की दूसरी, तीसरी और चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती का मौका मिलता है, यानी सरकारी नौकरी में जो है वो दूसरी, तीसरी और चतुर्थ श्रेणी में इनकी नौकरी दी जाती है। वहीं राज्य में खेल के वित्तीय लेन देन तथा इस पर नियंत्रण के लिए सरकार स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का निर्माण करेगी। साथ ही साथ झारखंड प्रीमियर लीग के जरिए ग्रामीण स्तरीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की भी योजना बनाई जा रही है। प्रश्न संख्या 4, निबंधन विभाग ने जमीन मकान के न्यूनतम मूल्य में कितना प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा? 4 ऑप्शन है। ए 10 से 12%, बी 10 से 19%, सी 10 से 20% या फिर डी 10 से 15%। तभी हाल ही में 10 से 19% तक जो है वो जमीन मकान के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। यह वृद्धि प्रत्येक 2 सालों में की जाती है। ठीक है, तो ग्रामीण इलाकों में जमीन और मकान का निबंधन 10 से 19% महंगा कर दी गई है, जो कि 1 अगस्त से प्रभावी होगा। यह लागू होने पर शहर के 32 पंचायतों में जमीन मकान की खरीदारी महंगी हो जाएगी। यह यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी निबंधन, यानी जो निबंधन विभाग है वह जमीन मकान इन सभी में कितने वर्षों के पर न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करती है, तो प्रति 2 साल में वृद्धि की जाती है। ठीक है, यह निबंधन विभाग के द्वारा की जाती है। निबंधन विभाग ने मकान को 3 और जमीन को 4 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, मकान को जो 3 कैटेगरी बांटा है उसमें कच्चा, पक्का और डिलक्स संरचना के आधार पर विभाजित किया गया है, जबकि जमीन को 4 कैटेगरी में, जिसमें कि कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक कार्य और आवासीय कार्य में बांटा गया है। इसी के आधार पर न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और यह जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जमीन मकान पर, वह सरकार के द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा, जो कि निबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। इससे कम मूल्य पर जमीन मकान की बिक्री के लिए सेल्डेड नहीं होता है, यानी इससे कम जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, उससे कम मूल्य पर जमीन की बिक्री नहीं होती है। वहीं न्यूनतम मूल्य पर जो स्टाम्प शुल्क है, ठीक है, स्टाम्प शुल्क 4% व निबंधन शुल्क 3% देना पड़ता है। यह जो प्रश्न है तथा इससे संबंधित जो तथ्य हैं, यह जो है वो जमीन संबंधित जो भी नीति निर्देशक या फिर जो कानून है उसके अंतर्गत आता है। आप जेपीएससी के जो पेपर 2 है उसमें बाकायदा यहाँ पे जो झारखंड में जमीन जायदाद हैं उनसे संबंधित जो भी नियम कानून है, जिसके अंतर्गत CNT एक्ट, SPCT एक्ट, ये सभी पढ़ने हैं, तो ये भी आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी तथ्यों को
अहम रखना है और याद रखना है। प्रश्न संख्या 5, रांची यूनिवर्सिटी अपने विद्यार्थियों के 50,000 का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कराने हेतु किस कंपनी के साथ करार किया है? ए HDFC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी LIC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या फिर डी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो रांची यूनिवर्सिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय प्रशासन अपने विद्यार्थियों के 2 लाख का दुर्घटना बीमा के बाद अब 50,000 का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कराने जा रही है। ठीक है, इससे पहले 2 लाख का दुर्घटना बीमा रांची यूनिवर्सिटी अपने विद्यार्थियों के लिए करा चुकी है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा के स्तर, कमियों और पदाधिकारियों का भी सामूहिक स्वास्थ्य इस संबंध में रांची विश्वविद्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बीच करार हुआ है। ठीक है, अपने विद्यार्थी और शिक्षकों को दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराने वाली एकमात्र स्टेट यूनिवर्सिटी है। याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राज्य में एकमात्र यूनिवर्सिटी जो कि अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों को दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराती है, तो वह है रांची विश्वविद्यालय RU। इस योजना के तहत प्रति छात्र 295 रुपये का प्रीमियर विश्वविद्यालय जमा करेगी। यह सुविधा सिर्फ करंट बैच के विद्यार्थी को ही मिलेगा, यानी जो करंट बैच के विद्यार्थी है उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने बढ़ी हुई फी पर नामांकन लिया है। इससे लगभग 40,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत छात्र 50,000 तक का कैशलेस इलाज करा सकते हैं। साथ ही साल में 2 बार स्वास्थ्य की सामान्य जांच भी कराई जा सकती है। वहीं जो शिक्षक, कर्मचारी या फिर पदाधिकारी हैं उनका 4 लाख तक का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा होगा और इन्हें प्रति व्यक्ति 2,890 रुपये प्रीमियम देना होगा। प्रश्न संख्या 6, राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण के लिए फूड प्रोसेसिंग की दिशा में जोर देगा और इन्हें प्रशिक्षित करेगा? 4 ऑप्शन है। ए रांची विश्वविद्यालय, बी लीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, सी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या फिर डी कोल्हान विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण और उसका प्रवर्धन करने के लिए प्रशिक्षण देगी, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों और आदिवासी समाज के लोगों के मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है अपने कृषि विभाग के अधीन गृह विज्ञान विभाग से महिला सशक्तिकरण की दिशा में जोर देगा। विभाग के द्वारा महिलाओं को कृषि उत्पादों जैसे कि रागी, जो कि मड़ुआ कहते हैं, सोयाबीन, सब्जियों और फलों का वैज्ञानिक तरीकों से प्रोसेसिंग और मूल्य वर्धन कर उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देगा। यह जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो कैंप में स्थित आधुनिक उपकरणों वाले प्रयोगशाला में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे जो है वो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और ये इन उत्पादों को बाजार में बेचकर ये अपने जो दिनचर्या है तथा जो खर्चे हैं उनको ये निकाल सकेंगे। इस प्रकार ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। तो इस उद्देश्य से जो है वह विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें फूड प्रोसेसिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनकी व्याख्या। आप वीडियो को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल्स को तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।